को टिपिकल एलिमेंट हम लोग थोड़ा बेसिक सा चैप्टर है, वे उसको हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। टिपिकल एलिमेंट क्या होता है हम लोगों के पास में, थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो कौन से एलिमेंट्स है उसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनको ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने ग्रुप का अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, है ना। आपको पता होगा कि सोडियम के हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो सारा प्रॉपर्टी शो नहीं करते, सारा नहीं करते है ना। मतलब पूरे ग्रुप का प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते, सारे के सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को शो? सारे के सारे प्रॉपर्टीज को शो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक तो वो सबसे छोटे साइज के होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, समझ गया ना। फॉस्फोरस थोड़ी करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन जो होता है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस पी सिंगल बॉन्ड पी करता है। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा साइज होने की वजह से वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ये क्या कर सकते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो वहाँ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सारे के सारे प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते, सारे के सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। तो इसलिए हम टिपिकल एलिमेंट उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो अप्रोक्सीमेटली अपने ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एलिमेंट कौन से हम लोगों के पास में ये है बेटा। इसके साथ साथ में एक वर्ड और हम लोग यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? कॉमनली पी और एस ब्लॉक एलिमेंट दोनों को बोलते हैं। तो जनरली आप लोग कौन सा एलिमेंट्स को पढ़ते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल का, अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किससे करेंगे? जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। 90% केस में तो उन्हीं के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उन्हीं को लेके हम लोग पढ़ते हैं। तो वही एक्चुअल में क्या करते हैं, पूरा इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सारे कंपाउंड देखोगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिलेंगे ना, एल्यूमिनियम। आपको ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स मिलते हैं क्या? बहुत कम मिलते हैं। और जो हम लोगों के पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो तो वैसे ही कम मिलते हैं, उनको तो खुद से रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं हम लोग, है ना। वो तो वैसे ही कम मिलते हैं, उनके कंपाउंड बहुत कम एक्सटेंट में मिलते हैं, उनको ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और टिपिकल एलिमेंट क्या होता है? थर्ड ग्रेड का एलिमेंट होता है। किस एलिमेंट्स को किस कॉमन नेमिंग से जानते हो आप लोग? जानते होगे सभी लोग। पूरा पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है उसका लॉजिक सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। पहले वाले ग्रुप को कैसे याद करते थे, हमारे लिए ना करो उससे फरियाद वगैरह वगैरह। नहीं पता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस ग्रुप का आपको जिस पीरियड का नहीं पता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो आपको नहीं पता होना चाहिए, सबसे क्वेश्चन पूछता है। 4F लेंथेनॉइड सीरीज से भी पूछ लेते हैं, एक्टेनॉइड से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, लेकिन लेंथेनॉइड तक जाते जाते आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका तुम लोगों को आइडिया ना हो कि वो कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको सारे एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वाला एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा वाले ग्रुप में, कौन सा वाले पीरियड में, कैसे रहता है, जिससे आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओ और जनरलाइज कर सको उनके प्रॉपर्टीज को, किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर सको अगर कुछ और साथ में दिया है तो, ठीक है। बट इसके साथ साथ में टिपिकल एलिमेंट के साथ में एक टर्म आप लोग पढ़ते हो, डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। पढ़ते हो ना डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, आप सबने पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट होता है जनरली जो ग्रुप वाइज हम लोग जाते हैं तो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा मिलता है कि एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी शो कर लेता है डायगोनली, ऐसे ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम किसके साथ में करता है बेटा? मैग्नीशियम के साथ में करता है। बेरिलियम किसके साथ में करता है? एल्यूमिनियम के साथ में। बोरॉन किसके साथ में करता है? सिलिकॉन के साथ में करता है ना। अब इसका प्रॉपर्टी सेम शो करने की वजह क्या होती है? एक तो वजह चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम रहता है, समझना। तो दो मेन रीजन होते हैं कि जो इनका आयोनिक रेडियस, साइज टू साइज रेशियो बोलो, मतलब आयोनिक रेडियस हो गया वो नियरली सेम ऑर्डर का रहता है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनके केस में क्या रहता है बेटा, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो कैसा होता है? नियरली सेम होता है, वो सेम तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो उसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है वो किस वजह से होता है। उसका सबसे पहला साइज सिमिलर साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, है ना। एक बात सिंपल सा ये भी समझ के रखना कि लिथियम एलाई प्लस का जो साइज होता है बेटा वो बड़ा होता है Mg+2 से। ये इसका थोड़ा सा सही से प्रॉपर तरीके से इसको ऑब्जर्व करना कि लिथियम प्लस और Mg+2 तो 0.72 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है ना।
और जो हम लोगों के पास में लिथियम होता है Li+ वो 0.76 का होता है। तो साइज जो होता है वो किसका छोटा होता है बेटा? वो Mg+2 का जो होता है वो छोटा होता है किससे? Li+ से छोटा होता है। इसको आप लोग कहीं पे स्टार लगा के इंपोर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, जरूरी है ये बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के काम आएगा। इसके आगे जब मैं आयोनिक पढ़ाऊंगा, आयोनिक रेडियाई पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसी को गलत अरेंज करोगे फिर, ठीक है ना। इसको थोड़ा लिख लेना कि Mg+2 का जो साइज होता है वो छोटा होता है Li+ से, ठीक है बेटा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इनका आयोनिक रेडियाई जो होता है वो कैसा होता है बेटा? नियरली सेम। सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी होते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं इनका, और सिमिलर पोलराइजिंग पावर, है ना। पोलराइजिंग पावर समझते हैं ना आप लोग? हॉजन्स रूल आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे कि जो कोई भी कोवलेंट या आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या कर लेता है एक दूसरे को, जो कटायन होता है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसमें थोड़ा सा कोवलेंट नेचर अराइज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग या पोलराइजेशन बोलते हैं। तो कटायन का उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजिंग कैपेसिटी या पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। तो इनका कैसा होता है? नियरली सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद में फाइनली इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो नियरली सेम होता है। लिथियम का 1.0 होता है, मैग्नीशियम 1.2, बेरिलियम 1.5, एल्यूमिनियम 1.5 ऑन पॉलिंग स्केल। कौन से स्केल पे? ये सुने होगा ना, पॉलिंग स्केल? नहीं सुने, ठीक है ना। सुने कि नहीं सुने आप लोग आर्यन? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से स्केल पे कैलकुलेट करते हैं? 3 पे करते हैं, पॉलिंग, ऑल्ड्रोसो और मिलिकन, ठीक है ना। तीनों में पढ़ाऊंगा। 3 स्केल हम लोग पढ़ते हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो तीनों स्केल हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मैं लिखा हूँ वो कौन सा वाले स्केल पे लिखा है मैंने? पॉलिंग स्केल पे हम लोगों ने लिखा है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कौन सा वाले स्केल पे बेटा? पॉलिंग स्केल, ठीक है ना, PU, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल पे हम लोग ये पढ़ते हैं। तो पॉलिंग स्केल क्या है, कैसे हम लोग इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा इस चैप्टर में तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो सर्टेन मेन रीजन है। आप देखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बात एक ही है, 2 बार पॉइंट लिख दिया है। साइज ये दोनों पॉइंट्स भी नियरली सेम ही है। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो चार्ज पे ही ना, और साइज पे ही डिपेंड करते हैं। साइज अगर छोटा होगा तो पोलराइजिंग कैपेसिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ एक और छोटा टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा टर्म हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, है ना। शील्डिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। सबको पता है ना ऐसा। मान लो हम लोगों के पास में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये पहला वाला सेल है, ये दूसरा वाला सेल है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या हो गया? इसके रिपल्सन की वजह से, इसके रिपल्सन की वजह से क्या होगा? इस पे लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा ना। मतलब ये हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के फोर्स से बचा लिया, है ना। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है कि नहीं होता? तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? शील्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। समझ में आया मैंने क्या है? ऐसा कुछ कहानी रहता है कि हम लोगों के पास में ये क्या बड़ा न्यूक्लियस है ना, वो कौन है? तो वो चोर है, इसको पकड़ लेगा। और बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बेटा? वो बचाएंगे। वो क्या करेंगे? वो बचाएंगे, वो शील्डिंग करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो किसने बोला था? कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कॉलेज ने बोला था एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो पास पास रहेंगे तो शील्डिंग कर पाएंगे, दूर दूर रहेंगे तो मतलब डिफ्यूज स्टेट में रहेंगे क्या पास पास? तुम लोग सोचो दो लोगों को, पुलिस वालों को जॉब करने के लिए दे दी कि तुम्हें क्या करना है? चोर को रोकना है। तो 2 लोग एक साथ में रोक पाएंगे कि एक चला जाए कहीं और, एक चला जाए कहीं और, तब रोक पाएंगे? एक साथ रहेंगे तब रोक पाएंगे ना। यस सर। एक नहीं हो जाता। तो सिंपल सी कहानी ये है कि आपको पता है एस जो होता है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे बेटा कौन है? पुलिस। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे चोर है। और पी जो होता है बेटा वो कैसा रहता है? कुछ डिफ्यूज होता है। यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे चोर। तो कौन सा वाले केस में पुलिस होगी और चोर को आसानी से पकड़ पाएगी? एस वाले केस में, पी वाले में। इनके अंदर से तो पास होने वाला है नहीं, इनके अंदर से पास हो जाएगा पी वाले केस में आसानी से,
डी वाले केस में और आसानी से पास हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शील्डिंग किसका कम हुआ? एक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, पास नहीं होने दे रहा ना बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? नो तो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। फिर एफ। सबसे पुअर शील्डिंग किसका होता है? एफ का। सबसे कम प्रोटेक्शन कौन करता है? एफ का। एफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको सोचना कैसे तुम लोगों को? नो सर। शील्डिंग से मतलब क्या हो बेटा? शील्डिंग से मतलब ये हो गया कि मान लो यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस प्रेजेंट, और यहाँ पे कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनके बीच में कौन प्रेजेंट है? एफ सबसेल। इनके बीच में कौन प्रेजेंट है? एफ सबसेल। एफ सबसेल का शील्डिंग कैसा होता है? शील्डिंग कैसा होता है? तो यहाँ फोर्स कैसा लगेगा? वीक। वीक। या फोर्स कैसा लगेगा? वीक लगेगा। कोई दिक्कत? यस सर। यहाँ पे मेरे पास में न्यूक्लियस है बेटा, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे डी रहना हो या फिर एफ हो, यहाँ पे कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इनका शील्डिंग कैसा होता है? वीक। फोर्स कैसा लगेगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। इज इट क्लियर? और आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हीं की वजह से, इसी रीजन की वजह से एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, राज हो जाता है। आया ना? सुना तुम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में? सुना कि नहीं सुना? तो सुना है क्या? क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? बताएंगे आप? वैसे कोई मुझे? अनुष्का, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? सुना है? पता नहीं है? बताओ तो। आयरन क्या होता है? सिंपल सा टर्म होता है ना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बेटा? एक बात समझना, शील्डिंग ये डोमिनेट कहाँ पे करेगा? जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बहुत जेड जो होगा, एटॉमिक जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो जो जेड इफेक्ट, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ना बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस सबशेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका पुअर शील्डिंग की वजह से, डी और एफ के पुअर शील्डिंग की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर पाते? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब लोगों ने लिख लिया ना ये सब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो किसी भी ग्रुप के बॉटम पे डोमिनेट करता है। कहाँ पे जाके बेटा? किसी भी ग्रुप के बॉटम पे डोमिनेट करता है। बॉटम पे डोमिनेट करने का मतलब जो लास्ट वाले दो एलिमेंट्स होंगे उनके केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। वो उनके केस में जो एस का इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। किसका बेटा? कहाँ पे लगेगा? डी एंड एफ के बाद में कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? पी में जाएगा। पी में जाएगा, है ना? पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP 1 2 6 13th ग्रुप एलिमेंट 14th 15th 13th 14th और 15th ग्रुप एलिमेंट में लास्ट के दोनों एलिमेंट्स में क्या करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करता है। इसके वजह से होगा क्या? इसके वजह से क्या होगा बेटा कि हम लोगों के पास यहाँ डी एंड एफ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यहाँ पे जाएंगे हम लोग पी में, तो 13 ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा? NH2NP 1 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इस डी के बाद इनका जो शील्डिंग होगा, इनका जो इस एस का शील्डिंग कौन करेगा बेटा? ये डी एंड एफ करेगा। और इस पी का शील्डिंग कौन करेगा? ये एस करेगा। ऐसे है ना? यस सर। आया ना? इनका शील्डिंग कैसा है? इनका शील्डिंग कैसा है? पुअर। इस पर फोर्स अट्रैक्शन कैसा लगेगा? स्ट्रॉन्ग। तो क्या आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं? या इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाता बेटा? अनपेयर नहीं होगा तो बॉन्डिंग करेगा? नहीं करेगा। तो ये वाला एलिमेंट जो लास्ट वाला होता है वो क्या कोवैलेंसी शो कर पाता है? +1। तो एक ही बॉन्ड बना पाता है। जनरल इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +3 होता है। लेकिन ये क्या शो कर पाते हैं? +1। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आया? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को मैं सारी चीजें इसलिए बता के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तुम लोगों को बहुत है डी कहाँ आता है, एस कहाँ आता है, पी कहाँ आता है। समझ आ रहा है ना? मैं चैप्टर के लास्ट में इसको पढ़ा था। तो पीपीटी आपको मिलेगा तो लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, जब लास्ट एंड करूंगा तो आपको मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा हुआ। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहाँ पे होगा ये? कहाँ पे होगा ये? कहाँ पे होगा बेटा ये? कहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा? कौन से एलिमेंट्स में? हाँ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में कौन से दो एलिमेंट? लास्ट वाले क्या शो कर पाएंगे? +1 +3 शो नहीं कर सकते। और कौन सा बेटा? इन लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स में इनके भी एस के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो इनका वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +4। इनका क्या होता है? +3। क्या शो कर सकता है?
समझ में आ प्लस रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर और कौन सा था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी यस ऐसे है सर ना? यस तो सर इनमें भी होगा कि नहीं होगा ये वाले दोनों में? यस सर ये कौन सा शो करते हैं? +3, प्लस ये +5 शो, मतलब नहीं जनरल करते कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इनका? +5 +5, लेकिन ये क्या शो कर सकते हैं? +3। +3 एक बात ये भी समझना कि इनमें भी जो मोर डोमिनेटिंग होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना। ऐसे नहीं कि कर ही नहीं सकते, इन अनएस्टेबल जनरल नहीं करते, करते हैं लेकिन इन जनरल सभी के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, या फिर इनका जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी लेस स्टेबल देन +3। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस तो सर क्वेश्चन पूछता है कि BiCl3 बनता है, BiCl5 क्यों नहीं बनता? क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नहीं बनता। +5 Bi नहीं को शो कर सकता, कोई दिक्कत? नो सर ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको यस बोलेगा सर TiCl बनता है, आयन या फिर वो लोग है ना Cl, Cl बनता है, लेकिन ये +3 नहीं बना सकता। या BCl3 बनता है ना, इसका Cl3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। PbCl2 बनता है, PbCl4 नहीं बनता। देखा तुमने यस सर PbCl4? PbCl2 देखा होगा बहुत बार, तो PbCl2 बनता है, PbI2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक यस रीजन ये होता है, एक रीजन स्टैटिक थिकनेस होता है, एक रीजन एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है। PCl5 बनता है ना, Pi5 बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो वो चीजें हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? PCl5 यस बनता सर है कि नहीं बनता? बनता है Pi5 क्यों नहीं बनता? क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा हो गया, 5 आयोडीन को फॉस्फोरस एक्यूमुलेट नहीं कर सकता अपने ऊपर। उनके बीच में स्टैटिक थिकनेस कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं, स्टैटिक थिकनेस समझते हैं ना तुम लोग? यस क्या सर होता है स्टैटिक थिकनेस? भीड़ भाड़। क्या होता है? भीड़ भाड़। सिंपल तरीके से समझो, भीड़ भाड़ ज्यादा, स्टैटिक थिकनेस ज्यादा। भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, स्टेबल कैसा होगा? कम होगा। ऐसा मान लो कि क्या है, प्राइवेट बस ना पूरा भरा रहता है ना, फुल प्राइवेट बस है, फुल भरी हुई है गेट तक। तुम लोग क्या के जबरदस्ती से पैर रख के वहां चढ़ गए, कैसे धक्का दिया सामने वाले, पीछे हो जाए भाई, चढ़ गए। और वो धक्का जो तुमने सामने वाले को दिया वो किसको लगेगा? लास्ट वाले को जाके लगेगा कि नहीं? लास्ट वाला देगा तुम बाहर। ऐसे होता है ना, वैसा ही स्टैटिक थिकनेस होता है। हाईली अनस्टेबल फॉर्म हो जाता है भीड़ भाड़ की वजह से, बहुत ज्यादा बल्कीनेस बढ़ गया। एक्चुअल में स्टैटिक थिकनेस को डिफाइन करो तो बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप बोलते हैं, लेकिन सिंपल समझो भीड़ भाड़, क्योंकि तुम्हें डिफाइन नहीं करना, तुम्हें उसके क्वेश्चन करने हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? यस नो सब कुछ सर समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? यस तो आपको शील्डिंग का ऑर्डर समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या क्या होता है। शील्डिंग की वजह से क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है बेटा? अब ये शील्डिंग जो होता है वो क्या होता है वैसे? जेड इफेक्टिव रिपल्सन लगेगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा वो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कुछ एटॉमिक जो हम लोगों के पास में वेट होगा उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं कर रहे? एटॉमिक नंबर में से कुछ ना कुछ हम लोगों को जो शील्डिंग हुआ, जो रिपल्सन का फोर्स लगा, वो माइनस करना पड़ेगा। तब जाकर हम यस लोगों को सर इफेक्टिव मिलेगा कि एक्चुअल में कितना न्यूक्लियस के बराबर, कितना प्रोटॉन्स के बराबर वहां पर जाके फोर्स लग रहा है ना? तो हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा क्या है यहाँ पे? शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या यहाँ पे? शील्डिंग शील्डिंग कांस्टेंट। और प्रोसेस शील्डिंग कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ स्लैटर्स रूल। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन फॉर सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैटर्स रूल। समझे मैंने क्या बोला? तो स्लैटर्स रूल अगर आपको सीखना है तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा सही से आना चाहिए, ये सफिशियंट है स्लैटर्स रूल समझने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं स्लैटर्स रूल में। ठीक है बेटा? स्लैटर्स रूल ये बताता है कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग करता है। क्या बताता है बेटा? कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग करेगा। ठीक है ना? अगर आपको जेड इफेक्टिव निकालना है एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए निकालना है बेटा? एस और पी एस के और लिए। पी तो जो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.5 का सिग्मा लगाएगा, और बेटा n-1 में होगा 0.85, और बाकी n-2 में होगा तो वो n-2 और ऑनवर्ड वो क्या लगाते हैं बेटा? कितना लगाता है? 1 का। 1 समझे मैं क्या बोला? नहीं समझे कुछ? आपको क्या करना होगा, आपको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये देखना पड़ेगा कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा वाले सेल में प्रेजेंट है। आपको कौन सा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आपको मान लो सोडियम के लिए निकालना होता, तो सोडियम का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 1 2s2 2p6 3s1। आप लोग निकालें कि इसमें इसका जेड इफेक्टिव कितना है। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा इनकी हेल्प से। तब देखेंगे ये हम लोगों के पास में nth ऑर्बिट है बेटा, nth सेल ये है ना, रहा यस है ना? सर ये यस क्या है? सर n-1। ये क्या है? n-1 n-2। n-2 nth ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है?
एक ही है ना, तो ये Yes, तो भाई sir. खुद का रिपल्सन का फोर्स लगाएगा नहीं, तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाने वाला कौन है? N minus और एन 1. फॉरवर्ड में रिपल्सन का फोर्स लगाने वाला कोई है? नहीं. हाँ या ना? No. एन फॉरवर्ड में रिपल्सन का फोर्स लगाने वाला 0, कोई यहाँ पे नहीं. कितना 8, यहाँ पे कितना 2. एन फॉरवर्ड में कितना रिपल्सन लगता है 0.35, इसमें कितना लगता है 0.85, इसमें कितना लगता 85. है 1, सबको 1. ऐड कर लो, यही आ जाएगा आपका Add सिग्मा। कर. कोई दिक्कत? No, sir. मैंने क्या किया, इंटू किया बेटा, तुम लोगों को प्लस दिख रहा है, थोड़ा इधर से लगा दिया ना। इंटू प्लस में कोई डिफरेंस होता है क्या? कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है बेटा, प्लस, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हम लोगों को सिग्मा बना लो, जेड इफेक्टिव निकाल लोगे ना, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड Sigma. माइनस सिग्मा। ऐसे आपको मतलब कहीं पे भी ऐसे के लिए निकालना होगा, आप लोग याद रखोगे कि एन फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना रखोगे पर इलेक्ट्रॉन? 0.35। समझे कि नहीं समझे? अनुष्का समझ में आया क्या लिखा मैंने ये? आर्यन तुम्हें समझ में आया क्या किया था ये सब? स्लेटर्स ने क्या बोला, स्लेटर्स रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एन फॉरवर्ड में, तो पर इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग होता है वो कितने का होता है? 0.35 का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे n-1 में, तो पर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कितने का होता है? 0.85. 0.85 का, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन n-2 और उसके नीचे है, तो कहाँ पे वीडियो n-2 और उसके नीचे, तो वीडियो क्लियर नहीं आ क्या रही, बोल रहे हो? तो वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो दिख नहीं रहा ढंग से। वीडियो क्लियर नहीं आ रही बेटा? अनुष्का, तुषार, तुम लोगों को भी क्लियर नहीं है? सर आ रही है क्लियर. क्लियर आ रही है नेटवर्क का सर. इश्यू हो सकता है, कल भी तुम्हारा थोड़ा वॉइस का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था आर्यन, कल तुम्हारी वॉइस आई नहीं रही थी सही। कल हम लोग जो गूगल मीट पे क्लास लिए थे वो सही से दिखा था तुम लोगों को? यस सर. तुषार, अनुष्का, तुम बताओ एक बार, गूगल मीट पे जो क्लास हुआ था कल, बीच में ब्लरी था बट ठीक था। बीच बीच में ब्लर हो रहा था ना? यस तुषार, सर. तुम्हें क्लियर था? नहीं सर, ब्लर हो रहा था बीच बीच में. वैसे उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता ना, जैसे मैं सामने आता हूँ रिफ्लेक्शन आता है, उसमें नहीं आ रहा था वो ना कल? नहीं, उसमें नहीं आ रहा था सर. उसमें इश्यू नहीं होता है, इसमें जूम में थोड़ा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता है। बेटा क्या होगा यहाँ पे हम लोगों के पास में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एस और पी में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.35 होता है सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा जो होता है हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू, ठीक है ना? अगर पी में है कोई इलेक्ट्रॉन तो पर इलेक्ट्रॉन मतलब n-1 में है तो पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.85 होता है। और n-2 में और उसके नीचे पर इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे आप लोग? 1। अगर आपको यही अगर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना होता, किसके लिए बेटा? अगर आप लोग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे होते तो पर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितना रहता है? 0.35 और n-1 ऑनवर्ड कितना रहता है बेटा? 1 लेके चलते हैं। समझ गया मैंने क्या बोला? तो पहले आपको ग्रुपिंग करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में, कौन से वाले ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, तो निकाल लोगे ना आप लोग, ठीक है? एक बात ये भी कि हम लोग सिग्मा कभी कैलकुलेट भी नहीं करते। आपने कोई क्वेश्चन मुश्किल से हार्डली आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जहाँ सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। ये सिग्मा या फिर हम लोग जो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने की बातें कर रहे हैं वो आपको ये समझ में आ जाए थोड़ा सा कि हम लोग जब साइज को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंज आता है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या चेंज आता है, वो चीजें हम लोग थोड़ा सा उनको आसानी से समझ पाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? आपको ये समझ में आ जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे सिग्मा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, जेड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, जेड इफेक्टिव में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वो थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा वो आइडिया आप लोगों के माइंड में आ जाए जिससे आप लोग उसको थोड़ा सा समझ पाए, साइज वगैरह की जब बात होंगी उसको प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पाए। समझ गए ना? आपको ये पता चल जाए कि वो शील्डिंग भी होता है, शील्डिंग की वजह से सामने वाले सेल पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत भी होगी, साइज भी छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये सारे टर्म्स आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो आप लोग एक ये वाला जिसको लिखना है कि हम लोगों को पर इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, पी के लिए कितना होता है, आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग सभी के लिए निकाल सकते हैं। डी के लिए निकालना होगा तो आप लोग ग्रुपिंग कर लोगे, एन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 में कितने, n-2 में कितने, और पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वैल्यू होता है उसको रख के ऐड करके बता देंगे।
हाँ नहीं बेटा, अगर यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, मैग्नीशियम के लिए आप लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ना, मैग्नीशियम के लिए करते तो यहाँ पे 2 हो जाते ना, तो यहाँ पे एन ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है रिपल्सन का फोर्स लगाने के लिए? 2 में से एक तो अब लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बचा ना, समझे कि नहीं समझे? कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? तो एक ऐसा है ना, एक इलेक्ट्रॉन को तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जिस एक पे तो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन का फोर्स लगाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक पर तो स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो स्टडी आ गया, ऑब्जर्वेशन में आ गया, और कितना बचा फिर? एक यहाँ रिपल्सन लगाने वाला बचा, यहाँ पे कितना बचा? 8 है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखोगे 1 × 0.35 प्लस और प्लस 8 × 0.85, समझ गए ना? तो आपको एक तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको छोड़ के बाकी सभी को देख लो। एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन था वहां पे, तो अंडर ऑब्जर्वेशन वो था, उसके अलावा वहां पे कुछ था ही नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, उसके अलावा आपको देखना है कितना बचा हुआ है। तो nth में भी हो सकते हैं, n-1 में भी हो सकते हैं, n-2 में भी हो सकते हैं, है ना? अब लोगों को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएगा सभी के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, बाकी सभी को आप लोग निकालेंगे। समझ गए ना आप लोग? कॉपी हो गया सभी का? कॉपी हुआ? चलो बट इसके आगे हम लोगों के पास में क्या है? थोड़ा सा टर्म पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस। बताओ एक एटॉमिक रेडियस होता क्या है? क्या होता है एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस से लेके लास्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। यस सर, क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ऐसे ना तुषार? सर न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट ऑर्बिट ठीक के। है। आर्यन क्या होता है एटॉमिक रेडियस? आर्यन? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। अनुष्का? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस को लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब लोगों ने गलत बताया। बेटा ये एटम हम लोगों के पास, ये न्यूक्लियस है ना, कौन सा वाला एटम माने इसको तुम्हारे हिसाब से? हाइड्रोजन का एटम माने? तुम्हें कौन सा वाला एटॉमिक मॉडल पसंद आया? कौन सा वाला पसंद आया? बोर का पसंद आया? तुम्हें भी बोर पसंद आया? तुम लोगों को बोर ही सही है। और के अकॉर्डिंग हम लोग इसके चारों तरफ कितने डब्बे, इतने कितने गोले खींच सकते हैं? कितने गोले खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने गोले खींच सकते हैं? इनफाइनाइट खींच सकते हैं। मतलब यहाँ से बाहर वाले सेल तक का डिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। कितना बड़ा एटम होता है क्या? नहीं, तुम तो बोल रहे थे ऐसे ही होता है एटम। और अगर आपको पता हो श्रोडिंगर का इक्वेशन तुम लोगों को पसंद है, साई स्क्वायर जीरो कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मिलता है? इनफाइनाइट तक। मतलब साइज होगा वो तो सबका एक बराबर होगा। हर एटम कैसा होता है बेटा? इनफाइनाइट साइज का होता है, ऐसे ना? ऐसा नहीं होता एटम में। एटॉमिक रेडियस इज नॉट डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम, लिख लेना नोट करके। It is never defined for isolated gaseous atom. जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग? इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन एनी कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में डिफाइन किया था, इसी वजह से हम लोग कई तरीके का रेडियस पढ़ते हैं। कंबाइंड में होता है इसी वजह से हम लोग कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं। कंबाइंड में होता है इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? आयोनिक रेडियस पढ़ते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी वजह से हम लोग मेटालिक रेडियस पढ़ते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी वजह से हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। तो मैंने कभी ऐसा तो नहीं पढ़ा कोवेलेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल? क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि दे आर डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन इसको हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग इतने तरीके का रेडियस पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा ये होता है क्या है? इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन कंबाइंड स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में कैसे डिफाइन करेंगे? दो एटम लेंगे,
उन एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखेंगे, उसका आधा कर देंगे, उसको रेडियस बोलते हैं। इट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा, बॉन्ड लेंथ का आधा जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। तो अलग अलग बॉन्ड बनाएगा तो अलग अलग तरीका रेडियस होगा। आयोनिक बॉन्ड होगा तो रेडियस कैसा होगा? आयोनिक होगा, अलग तरीके का होगा। कोवलेंट बनाएगा तो रेडियस कैसा होगा? कोवलेंट होगा, अलग तरीके का होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर दो अलग अलग एटम हो गए तो देखेंगे कैसा रेडियस होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो सबसे पहला रेडियस क्या होता है हम लोगों के पास में? कोवलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, तो कोवलेंट रेडियस हम लोग कब डिफाइन करेंगे? ऐसे एटम्स के लिए डिफाइन करेंगे जिनमें बॉन्ड कौन सा वाला बना हुआ है बेटा? जिनमें बॉन्ड में कौन सा वाला है? जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए हम लोग कौन सा वाला रेडियस डिफाइन करते हैं? हम लोग कोवलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। कोवलेंट रेडियस सबसे पहला केस, अगर हम लोगों के पास में सिमिलर एटम है। कैसा एटम है बेटा? सिमिलर यानी सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो एक एटम ए होगा, दूसरा एटम बी होगा, इन्होंने क्या किया होगा? आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ओवरलैपिंग होगा ना बेटा? तो सही बनाया ना मैंने? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपस में एटम्स को मर्ज क्यों करा दिया? ठीक है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ऐसा तो डिस्टेंस क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डी ए। तो डी ए किसके इक्वल होगा? 2 इंटू रेडियस ऑफ एटम ए किसके इक्वल होगा? बॉन्ड लेंथ ना। रेडियस ऑफ एटम ए किसके इक्वल होगा बेटा? बॉन्ड लेंथ का आधा। रहा ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहला केस लिखो, जब सिमिलर एटम्स होगा तो बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। रेडियस कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ द, कैसे निकालेंगे बेटा? हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे तो बताओ, हाफ ऑफ द, ऐसे करके बताओगे? कोई दिक्कत नहीं बेटा इसको समझने में? सबको क्लियर है? चलो दूसरा केस बेटा। अगर एटम्स कैसा है? अलग अलग है। हम लोग अभी मैं बात किया था सिमिलर एटम्स में, आप लोगों ने लिख लिया ना, कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर। अगर बेटा एटम्स कैसा हम लोगों के पास में? सेकंड केस, एटम्स कैसा? डिफरेंट एटम्स है हम लोगों के पास में। कैसा एटम्स है हम लोगों के पास में? डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स कैसा होगा? एक छोटा एटम और एक बड़ा एटम हो सकता है। तो कैसे रेडियस निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? तो ये बेटा यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ होगा डी ए बी, तो अलग अलग एटम है ना। तब बोल सकते हैं ना कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। अगर आपको बॉन्ड लेंथ पता है, किसी एक एटम का रेडियस पता है, दूसरे का निकाल लोगे ना। कैसे निकालेंगे? मान लो आप लोगों के पास में H2 मॉलिक्यूल था, H2 सब लोगों ने क्या निकाल लिया? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया यहाँ से। रहा ना? और HS से आप लोगों ने क्या कर लिया? हाइड्रोजन का आपको पता था, रेडियस ऑफ फ्लोरीन निकाल लिया आप लोगों ने। क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ ऑफ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -d निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब एक से हम लोगों को पता था, दूसरे में जाके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे ये है कि डिफरेंट एटम्स हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात समझना कि डिफरेंट एटम्स नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे। कैसे होंगे बेटा? नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलग हैं। अगर हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? अगर डिफरेंट एटम्स है, नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना बेटा? थर्ड केस लिखो। 3 तरीके से कोवलेंट रेडियस हो जाएगा। थर्ड केस क्या होगा बेटा? थर्ड ये केस ये कि डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनके बीच में डिफरेंस कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ ए में जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डी ए बी होगा ना। वो किसके इक्वल होता था? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। ठीक है ना बेटा? इसका मॉड लगा लो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉड ऑफ एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। एक्स क्या होता है यहाँ पे? बट एक्स ऑफ ए एंड एक्स ऑफ बी क्या होता है? These are the electronegativities. These are the electronegativities of A and B. Electronegativities of A and B on Pauling scale. कौन सा स्केल पे?
पॉलिंग स्केल पे, ठीक है ना। क्या होता है पॉलिंग स्केल, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है बेटा। दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी ऑन पॉलिंग स्केल, समझे बेटा। इस इक्वेशन को हम लोग स्टीफन-शोमेकर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीफन, एक बार स्पेलिंग में शोमेकर का एक बार सही से देख लेना, शोमेकर इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टीफन शोमेकर इक्वेशन, जिससे हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं तो एटम्स का जिनका बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होता है बेटा, अलग अलग होता है, तो चलो रेडियस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे तो उससे चीजें और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये तुम लोगों ने कॉपी कर लिया ना? यस सर। कर लिया कि नहीं कर लिया? बट देखो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल तो होते नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जो होते हैं छोटे छोटे इक्वेशन है उनके बेस पे होते हैं, और आईआईटी ऐसा क्वेश्चन पूछने में शर्माता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है एक बार एडवांस में कैलकुलेट करवाने के लिए, तो इनमें से भी कोई इक्वेशन पूछ सकता है, कोई दिक्कत, छोटे छोटे इक्वेशन है, समझे ना। तुम लोग देख भी रहे हो आजकल एग्जाम कैसा आता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इफ सी सी बॉन्ड लेंथ इज दिस मच, ऐसा कुछ भी है। बराबर बेटा, इंतजार का आएगा, निकाल सकते हैं हम लोग। तो आपको सी सी बॉन्ड लेंथ दिया ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दिया है कितना, और आपको एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ दिया कितना, तो मुझे रेडियस ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1.54/2, अरे हाँ या ना, 0.7 0.77, और होता है नहीं होता। यस सर। आपसे मुझे रेडियस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, बोलोगे कितना होगा बेटा, 1/, वो कितना हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे लिख दिया, समझ में आता है ना हम लोगों को। सबसे पहला वाला रेडियस कैलकुलेट करना बताया था, उसको लगा दो। आधा होता है कि नहीं होता सेम एटम्स के केस में? यस सर। और आपको अभी पता है कि रेडियस ऑफ बॉन्ड लेंथ कितना होगा बेटा, सी एक्स का। अब बोलोगे रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ एक्स माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ सी। इसको मोड निकालना है ना आपको। तो रेडियस ऑफ कार्बन कितना है 0.77, रेडियस ऑफ एक्स कितना है 0.5 माइनस 0.09, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है निकाल के 1 आ रहा है। हो जाएगा ना सॉल्व? कितना आ रहा है आंसर? हाँ 1.18 आ रहा है। वन 1.18 एंगस्ट्रॉम है ना? यस सर। देख लेना और सही से, छोटा मोटा मिस्टेक हो तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। बात यह तब तो इसको तो तुम लोग थर्ड क्लास के बच्चे को दे दो, वो भी आंसर निकाल देंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बेटा। तो कोवेलेंट रेडियस 3 तरीके से हम लोग निकालते हैं। तीनों क्लियर हो गया ना? 3 तरीका मतलब 2 ही तरीका था। ये वाला फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, उतना ही बचेगा। तो डिफरेंट एटम्स विद नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, हटा दें। चलो तो इसके आगे हम लोग दूसरा एक और रेडियस कब आया ये, हम सोच रहे थे आया क्यों नहीं है क्वेश्चन वाला मार्क। चलो बेटा, दूसरे लोगों के पास में क्या होता है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस समझते हैं हम लोग, कब डिफाइन करेंगे हम लोग? हाँ बेटा किसके बीच में डिफाइन करते हैं हम लोग? 2 नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच में ना। हाँ ऐसे एटम्स जिनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है उनके बीच में डिफाइन करेंगे। कौन सा वाला बेटा? वैन डर वाल्स रेडियस। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि हम लोगों के पास में एक ये मॉलिक्यूल था और एक ये मॉलिक्यूल था। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा ना बेटा। तो 2 नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस उसका आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको लोग क्या बोलेंगे? वैन डर वाल्स रेडियस। तो निकालने का तरीका सेम है, 2 सेम एटम्स लेंगे, 2 सेम एटम्स के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालेंगे, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस उसका आधा कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो एक बात ये भी समझना कि जो रेडियस होगा वो कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना छोटा बॉन्ड लेंथ होता है। इसी वजह से हम लोग पीछे वाले केस में जब बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था
तुम लोग कुछ माइनस किए ना, मतलब बॉन्ड उनमें उनमें अट्रैक्शन का Yes, फोर्स sir. कैसा होगा, स्ट्रांग होगा ना, पास पास आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, Strong. ओवरलैपिंग एक्सटेंड उनमें कैसा होगा, ज्यादा होगा, इस वजह से माइनस ज्यादा कर दिए थे होगा. हम लोग। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, छोटा। यहाँ बॉन्ड कैसा बनेगा छोटा. बेटा, वीक। वैन डर वाल्स फोर्स कैसे होते Weak. हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। Weak तो इनका जो force. रेडियस होता है, वैन Yes, डर वाल sir. रेडियस कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। यही रीजन आप लोग देखे Yes, होंगे कि sir. लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज छोटा होता है लेकिन नोबल गैस सबसे बड़े साइज के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाते। क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाएगा तो दो नोबल गैसेज जब पास पास में रखे होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। next. उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना, ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, हम लोगों को रेडियस भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि रेडियस Yes, sir. आइसोलेटेड एटम को डिफाइन नहीं कर रहे ना। समझ में Yes, आ रहा है sir. मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? No, तो हम sir. लोग वेन डर वाल्स समझ गए ना, ठीक है ना। वेन डर वाल्स Yes, के साथ sir. में थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, ये देखो कितना डिफरेंस आता है। हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस कितना होता है बेटा, और वेन डर वाल कितना होता है? 0.37. 1.20. समझ गए? काफी दूसरा एच आपने बॉन्डेड में निकाल लिया, और एक एच दूसरा एच आपने यहाँ पे निकाला, तो ये कौन सा होगा बेटा, कोवेलेंट। और इनके बीच का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है ना आपको, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस, आया ना। Yes, और sir. यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। तो डिफरेंस तो आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी Yes, का आप sir. देखो, ऑक्सीजन का इसका नियरली डबल हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? Yes, इसी का sir. भी देखोगे वैन डर वाल रेडियस कैसा होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। आपको पूछने वाला नहीं है एग्जैक्ट नंबर क्या रहता है, आपको ये समझना है कि वैन डर वाल रेडियस कैसा होता है, काफी ज्यादा रहता है, ठीक है बेटा। इसका हम लोग एक और रेडियस पढ़ते हैं, मेटालिक। मेटालिक रेडियस क्या होगा बेटा, सेम वे हम लोग डिफाइन करते हैं, दो एटम दो मेटल्स से उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे। ये किसके लिए डिफाइन होता है, मेटल्स के लिए ना। Yes, sir. मेटल्स डिफाइन करेंगे बट हम लोग ओनली फॉर मेटल्स, क्योंकि Metals. मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो Metallic इंट्रैक्शन bond. होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, ठीक है sir. ना। तो मेटल्स के केस में हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, मेटालिक रेडियस को डिफाइन करते हैं। अब लोग मुझे बताओ, कोवेलेंट रेडियस में, वैन डर वाल में, मेटालिक में सबसे बड़ा छोटा कौन होगा, इनमें ऑर्डर क्या होगा इनका? सबसे बड़ा बॉन्ड सबसे बड़ा वंडरवॉल होगा. और सबसे सबसे बड़ा वैन डर वाल होगा, फिर कौन होगा, अनुष्का बोल रहे थे? मेटालिक, और सबसे छोटा फिर मेटालिक होगा, सबसे छोटा कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। क्यों होता है कि कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो जाती है। अब ओवरलैपिंग होगी तो कैसा हो जाएगा बेटा, बहुत पास आ छोटा. जाएंगे, छोटा रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऑर्डर जो रहता है वो क्या रहता है, सभी को क्लियर है ना। ऑर्डर Yes, इज कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैन डर वाल, ठीक है। लिख लो आप लोग नोट करके पॉइंट। सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा हम लोगों के पास में फाइनली हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो वेरिएशन के लिए आपको ये ग्राफ्स काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप सभी को पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कैसा होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते क्या होता है, साइज छोटा होता है ना, हाँ या ना। साइज क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। yes, sir. क्यों कर जाता है बेटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और एक बात समझना, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, जेड Atomic माइनस number. सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा एटॉमिक नंबर नहीं होता है बेटा, जेड माइनस सिग्मा होता है ना, जेड एटॉमिक Yes. नंबर है। Yes, sir. जो लेफ्ट टू राइट जा तो जेड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, हाँ या ना। सिग्मा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता. दोनों ही बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ते हैं ना, Yes, sir. सभी को पता है। Yes, sir. दोनों ही बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे होगा ना, दोनों के बढ़ने की वजह से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन सही से करना कि लिथियम से बेरिलियम बहुत छोटा होता है, लेकिन जितना साइज बेरिलियम में डिक्रीज किया उतना बोरॉन में नहीं किया, जितना बोरॉन में किया उतना कार्बन में नहीं किया। उसका नहीं तीनों किया. कैसे हो गए, नियरली सेम साइज के Nearly हो गए। same. देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन तो नियरली सेम साइज के। क्यों होता है ऐसा बेटा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर बढ़ता हुआ जाएगा ना, ऐसे ऐसे जेड इफेक्टिव जो होगा, वो जो सिग्मा होगा वो जेड को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। इज दिस क्लियर?
और सिग्मा जेड का वैल्यू होता है वो हर बार में सेम इंक्रीज करता है 1 1 1, लेकिन सिग्मा होता है वो हमेशा पहले से कुछ ज्यादा इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक यस सर। टाइम पे जाके ये सिग्मा क्या करता है, जेड को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, साइज में चेंज नहीं आने देगा और कुछ जगह पे साइज को बढ़ा भी देगा। वो देखने को मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डाउन द यस ग्रुप सर। आते तो साइज बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप आएंगे तो जेड इफेक्टिव को आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे, और नहीं। डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेटा क्या होता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, इस वजह से साइज बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव वाला टर्म कभी भी डाउन द ग्रुप कंसिडर आपको नहीं करना है। हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तभी हम लोग जेड इफेक्टिव को या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इन सारे टर्म्स को कंसिडर करते हैं। डाउन द ग्रुप इसका कोई रोल नहीं होता। नहीं सबको है। पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, दिख रहा है ना आपको? डाउन द ग्रुप जाए बढ़ रहा है ना साइज, यस सभी को सर। क्लियर है बेटा? चलो, यस सर। इसके साथ साथ में अगर हम लोग एक और ग्राफ देखें सही तरीके से, ये हम लोगों के पास में कौन सा ग्रुप एलिमेंट है बेटा? कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? 13th ग्रुप एलिमेंट। 13। यहाँ पे एक अच्छा चेंज देखने को मिलता है कि एक्चुअल में जो साइज होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, ऐसा गैलियम, इंडियम, ऐसा होना चाहिए था ना, यस सर। ग्रुप बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो गैलियम होता है वो नियरली किससे ऐसा होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के। गैलियम अगर कहीं लिखना पड़ेगा छोटा लिखेंगे किससे, एल्यूमिनियम। आपको दिया है यहाँ पे, दिया नियरली कितना दिया, 1.24 एंगस्ट्रॉम में रेडियस दिया है, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यस सर। आप लोगों को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर। क्या ऑर्डर होता है? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थर्लियम, ठीक है? फिर क्या होगा हम लोगों के पास में? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? किसका शील्डिंग? डी का शील्डिंग, क्योंकि यहाँ तक हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक का स्टार्टिंग हो जाता है बेटा। जी। इसमें हम लोग पहले 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में फिल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो समझे कि नहीं समझे? मैग्नीशियम के बाद में आप लोग जब एल्यूमिनियम पे गए तो तुरंत पहुंच गए। जब मैग्नीशियम के बाद में आप एल्यूमिनियम पे गए तो 12 से कब पहुंचे गए? 13, है ना? यस लेकिन सर। जब कैल्शियम के बाद में, हम लोग किस पे जाते हैं बेटा? कैल्शियम के बाद में जब हम लोग गैलियम पे जाते हैं तो उससे पहले बीच में कितने एलिमेंट को फिल करना होता है? तो इन 10 में साइज रेगुलरली डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा यस तो सर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ड्यू टू लिखा जाता है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी, जो गैलियम होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। किससे छोटा होता है बेटा? एल्यूमिनियम से छोटा होता है, या उसके नियरली सेम साइज का होता है। जल्दी से कॉपी करो बैठेगी। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। तो इसमें ऐसे ही पॉइंट्स है, सिर्फ इसमें कोई न्यूमेरिकल तो तुम्हें करना नहीं है, तो ये पॉइंट्स का थोड़ा फोकस करके चलना। इसके अंदर कोई क्लास है क्या तुम लोगों की? यस सर। फिजिक्स की क्लास है। हम्म। कॉपी हो गई है? यस सर। बट अगर हम लोग डी ब्लॉक्स में जाके साइज को देखे तो कैसा मिलता है हम लोगों को? ऐसा कुछ मिलता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी में क्या होता है, एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज नहीं करता, ऐसा भी आपने देखा डिक्रीज करता था। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ से हम लोग स्कैंडियम से लेके कहाँ तक पहुंच गए? Mn तक। साइज क्या किया? डिक्रीज किया। Mn Fe और कोबाल्ट का साइज कैसा है? नियरली सेम। सेम है। तक बोलो, उसका आपने क्या कर रहा है बेटा? साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हर डी ब्लॉक एलिमेंट में, हर ट्रांजिशन सीरीज में जो एटॉमिक साइज होता है अप टू मिडिल तक हम लोग जाएंगे। अप टू मिडिल क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है। यहाँ मिडिल में रहते रहते क्या हो जाता है? वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद में क्या करता है वो? उसके बाद में वो इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है बेटा?
उसका रीजन ये है कि जो जेड इफेक्टिव होता है, जो क्या किसके इक्वल होता है, जेड माइनस सिग्मा के इक्वल होता है ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं बोल रहा था कि आपने देखा हो कि जब पी में एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाने पर पी ने साइज को चेंज नहीं करने दिया, उसने कांस्टेंट कर दिया। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में कि कोई साइज में चेंज आता था, कि नहीं आता था? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा ना एक दूसरे में, वो साइज को कम होने देगा कि बढ़ाने का कोशिश करेगा? बढ़ाने का कोशिश करेगा। यहाँ तो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन तक घटा लिए, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करते रहे, तब तक तो हम लोग बोले कम हो रहा है। उसके बाद में तो रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिपल्सन बढ़ेगा। एक टाइम पे सिग्मा और जेड जो होता है वो नियरली सेम एक्सटेंट में इंक्रीज करता है, उसके बाद में सिग्मा ज्यादा इंक्रीज करता है, जेड कम इंक्रीज करता है, साइज क्या कर जाता है, इस वजह से इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको रीजन ज्यादा पूछने नहीं वाला, आपको ऑर्डर पूछने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक जो होता है वो कॉपर से बड़ा होता है, कॉपर जो होगा निकल से बड़ा होगा, इनका साइज बीच में सेम होगा, उससे पहले डिक्रीज करता रहता है। तो हर डी ब्लॉक में आपको यही चीजें देखने को मिला। जब ग्राफ आप लोग देखेंगे तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, से बीच में कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ हम लोगों को सब जगह देखने को मिलता है। समझ में? बना लो जल्दी से, क्यों वेट कर रहे हो? ये वाला ग्राफ जो नीचे आप लोगों के सामने बना हुआ है, ये ग्राफ वगैरह बना के चलोगे तो सारी चीजें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। तो बाद में देखोगे कभी इसको उठा के तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइज में कैसे वेरिएशन आता है। एफ ब्लॉक में क्या होता है बेटा? एफ ब्लॉक में क्या होता है? हाँ, अगर हम लोग एफ ब्लॉक में जाओगे साइज में क्या चेंज आता है? एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का शील्डिंग सबसे पुअर होता है कि नहीं होता? तो एफ ब्लॉक में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या करता है बेटा? साइज क्या करता है? लेफ्ट राइट तो इंक्रीज करेगा बेटा, लेकिन यहाँ डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करता है बेटा? रेगुलरली डिक्रीज करता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ब्लॉक में घटता था फिर कांस्टेंट होता था, यहाँ पे घटता है कांस्टेंट होता है बढ़ता है, वहां पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका शील्डिंग कैसा होता है? पुअर होता है, सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग होने का, क्योंकि मोस्ट डिफ्यूजिव शेप उनका होता है। ठीक है बेटा, उनका शील्डिंग कैसा होता है? पुअर होता है। साइज कैसा होता है? रेगुलरली डिक्रीज करता है। समझे मैंने क्या बोला? 4F सीरीज में जाओगे साइज कैसा करेगा बेटा? 4F में जाओगे साइज कैसा करेगा? रेगुलरली डिक्रीज करेगा। अरे हाँ या ना? 5F में जाओगे साइज में क्या होगा? साइज क्या करेगा? रेगुलरली डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 4F में जाओगे साइज क्या करेगा? रेगुलरली डिक्रीज। 5F में जाओगे साइज क्या करेगा? रेगुलरली डिक्रीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? द रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स में क्या आता है? रेगुलरली डिक्रीज होते जाता है। So this regular decreasement in the size is known as lengthenoid contraction और actinoid contraction respectively। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बेटा? इसको मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि ड्यू टू दिस lengthenoid contraction हम लोग साइज क्या होता है? 3D से कौन बड़ा होना चाहिए? 4D। 4D से कौन बड़ा होना चाहिए? साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ऐसा होता है क्या? क्या होता है? 3D से कौन बड़ा होता है? 4D। 4D 5D कैसे होते हैं? नियरली सेम साइज के। क्यों? ड्यू टू दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे कि नहीं समझे? ऐसा क्यों हुआ? आप समझ पाए ना सही तरीके से? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5D का पहला एलिमेंट कौन? लेंथेनम। उसका 14 एलिमेंट कहाँ गए? 4F में। उसके बाद कौन आया? हाफनियम। जो साइज सेल के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुआ, वो इन 14 एलिमेंट्स ने क्या कर दिया? डिक्रीज करा दिया साइज में। ऐसा लगा कोई चेंज ही नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? तो साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज इज नियरली सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई समस्या? नो सर। कोई समस्या नहीं है। तो आपको पूछता है भाई जर्कोनियम एंड हाफनियम आर ऑफ नियरली सेम साइज, क्यों होता है बेटा? आपको अरेंज करने के लिए बोल देगा। Why molybdenum and tungsten of nearly same size?
बता सकते हैं ना आप लोग, क्योंकि एक 4D का एक 5D का है। 4D 5D की वजह से क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आया, साइज कैसा हो गया, नियरली सेम। इसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी चेंज करता है, क्योंकि लेंथेनॉइड आएंगे, 4F आएगा, शील्डिंग कैसा हो जाएगा, पुअर शील्डिंग हो जाएगा तो अट्रैक्शन कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस तो सर। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ऑब्वियसली ज्यादा। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? नो सर। क्लियर हो गया सब? लिख लिया आप लोगों ने? जर्कोनियम हाफनियम सेम साइज का होता है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन कैसा होता है, सेम साइज का होता है, ठीक है ना? इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या, आयोनिक रेडियाई। तो आयोनिक रेडियस आप लोग समझते होंगे, समझते कि नहीं समझते? आयन कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के। कौन कौन? पॉजिटिव नेगेटिव। आयन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक हम लोगों के पास में होता है कटायन, और दूसरा कौन होता है बेटा हम लोगों के पास, अनायन, एनायन। है ना? कटायन Yes, का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। यस सर नो सर। सर, नो सर। कटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, गेन करना कैसे हो जाएगा? तुम तैयार रहते हो यस सर बोलने के लिए? नहीं रहते तैयार? तैयार रहा करो फिर, ठीक है बेटा। तो कटायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जेड इफेक्टिव क्या होता है ये बताओ? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा। बेटा कटायंस के केस में जेड में कोई चेंज आएगा क्या? जेड में कोई चेंज आएगा? नहीं। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, Na को प्लस कर देंगे, एटॉमिक नंबर चेंज कर जाएगा क्या? सिग्मा चेंज करेगा कि नहीं करेगा? सिग्मा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, सिग्मा कैसा हो जाएगा? कम। अरे सिग्मा कैसा हो जाएगा? कम। सिग्मा कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कैसा हो जाएगा? जेड इफेक्टिव बढ़ कैसा हो जाएगा। जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा बेटा? साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। छोटा हो जाएगा। तो कटायन साइज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कटायन कैसे होते हैं, अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। जहां पे ये सोचो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अनायन के केस में जेड चेंज होगा क्या? जेड नहीं। चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं। सिग्मा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, सिग्मा कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव कैसा हो जाएगा बेटा? कम। जेड इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस साइज सर। कैसा हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा। अनायंस कैसे होते हैं, बड़े साइज के। बड़े सीएल माइनस साइज। कैसा होगा, बड़ा होगा। सीएल बड़ा सर हो। छोटा होगा कि सीएल प्लस कैसा होगा तो छोटा होगा? ऐसा लिख सकता हूँ ना? यस सर। दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? नो कोई सर। समस्या नहीं? इसको और भी तरीके से आप लोग समझ सकते हो, कई सारे तरीके, आप लोग जो तरीका समझो, लेकिन बेटर ये कि आप लोग ऐसा सोचो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। सब लोग को समझ में आ? कटायन कैसा होता है बेटा? छोटा। अनायन कैसा होता छोटा। है? बड़ा। किससे छोटा किससे बड़ा? खुद के पेरेंट खुद एटम के से, है ना? पेरेंट टाइम से। यस सर। बाकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे सब कर सकते हैं आप। ये हो गया कॉपी? यस सर। सभी लोगों ने कर लिया कॉपी? एक क्वेश्चन करो बेटा, मैं आता हूँ 2 मिनट में, आप लोग ये करके रखो। कर दोगे? कोशिश करेंगे, सभी लोगों को अरेंज होना चाहिए तब तक मैं आऊँ। नेगेटिव।
छोटा नाश्ता लेके आते हो ऐसे करते हैं ऐसे मैंने सोच तो नहीं बाई चांस हो जाए गलती से हो सकता ना गलती से तो सब कुछ हो सकता है फिर क्या परेशानी पहले वाले में ऑर्डर क्या होगा बेटा यहाँ पे आई नेगेटिव बड़ा होगा साई क्या होगा आई प्लस आई नेगेटिव फिर क्या होगा बेटा एच प्लस एच नेगेटिव क्या होगा बेटा एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2 एफ ई है ना यस सर क्या होगा सी एल प्लस सीएल नेगेटिव फिर क्या होगा एन प्लस एन प्लस एन माइनस फिर क्या होगा बेटा एफ माइनस सबसे बड़ा कौन होगा इनमें सबसे छोटा होगा एफ माइनस ओ माइनस 2 और सी माइनस 4 हाँ है ना यस सर नेगेटिव ज्यादा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा अब पॉजिटिव ज्यादा तो छोटा होगा नहीं समझे ऐसे ही सोच सकते हो कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 इसके पास में 10 इसके पास में 10 इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 9 इसके पास में 8 इसके पास में कौन आसानी से होल्ड कर पाएगा छोटा कौन हो गया जो होल्ड कर लेगा वो छोटा जो नहीं करेगा वो बड़ा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे बताओ बेटा यहाँ पे ये एच माइनस है ना एच माइनस एच आर माइनस नहीं है एच आर तो कुछ होता नहीं है ऐसे ही होगा ठीक है तो यहाँ साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से एफ माइनस सी एल माइनस एच माइनस में कौन क्या साइज होता है बेटा साइज का ऑर्डर क्या होता है एफ माइनस सी एल माइनस एच माइनस ऑर्डर याद रखना है एफ माइनस सी एल माइनस एच माइनस बी आर माइनस आई माइनस ये कैसे पॉसिबल है ना ये पीवी ब्लॉक में यहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी है ठीक है बट ये इसलिए पॉसिबल है कि हाइड्रोजन H माइनस एक अकेला ऐसा आयन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का रेशियो 1:2 हो जाता है ऐसा होता है क्या कहीं पे एक अकेला आयन H माइनस और कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं ऑर्डर जहां पे इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का रेशियो क्या हो जाता है सेम 1/2 हो जाता है इलेक्ट्रॉन बेटा 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन H माइनस के पास में प्रोटॉन कितना है एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा क्या नहीं कर पाता इसलिए साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और किसी में देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसा 17 थे 18 हो गए ऐसा एक एक का थोड़ा बहुत चेंज आता है ना वो साइज में इतना ज्यादा मेजर चेंज नहीं आता क्योंकि वहां जो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो थोड़ा सा चेंज करता है 17:18 का मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया ना और यहाँ 1:2 में 17 से 34 हो जाता तो वो पकड़ ही नहीं पाता जैसे कार्बन में देखते हो 6 कार्बन जो होते हैं 6 प्रोटॉन्स होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए
हम Yes, देखा हो सुना हो कार्बन जो होता है वो आयन नहीं बनता। ये हम लोग कार्बन को -4 इसलिए लिखते हैं कि कहीं कोवेलेंट कंपाउंड में रहा होगा लाइक CH4 आया ना। Yes, कोई sir. दिक्कत? No, कोई sir. दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना ऐसा। Yes, इनमें sir. बताओ बेटा, इनमें देखो सबसे पहली बात ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। अरे हाँ या ना। Yes, ये sir. कौन सा वाले पीरियड का एलिमेंट है? ये कौन Third, सा वाले का है? तो second, सबसे पहला आइडिया दिमाग में आता है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो छोटा होता है थर्ड से, और वो छोटा होता है किससे? fourth, फोर्थ से, sir. है ना। तो तुम लोग अरेंज कर सकते हो, जो Li प्लस होगा वो छोटा होगा किससे? Mg+2 और Al+3 से, और वो छोटा होगा किससे बेटा? K+ से। लेकिन अभी 10-15-20 मिनट पहले तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो Mg+2 होता है वो छोटा होता है किससे? Li+, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक था। समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. कटायन हो या अनायन हो, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेफ्ट राइट जाओगे साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? घटेगा। बढ़ेगा. आपको वो तो ऑर्डर याद रखना है। आपसे बोलूं F-Cl-Br- में कौन बढ़ा है तब क्या बोलोगे? क्योंकि आपको पता है F जो होता है F के नीचे आता है Cl, और Cl के नीचे आता है Br, तो साइज तो बढ़ेगा ही ना। Yes, sir. बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कर लोगे बढ़ेगा, ना sir. अरेंज, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं है। No, sir. K+ से कौन बड़ा होगा बेटा? K+ से कौन बड़ा होगा? Rv+ से कौन बड़ा होगा? CS+ इससे कौन छोटा होगा? Li+ लिख सकते हैं ना। Yes, sir. डाउन द ग्रुप जा रहे हैं 4-6 में, साइज बढ़ता है, बढ़ने दो, ज्यादा दिमाग ना नहीं लगाओ। चला. ठीक है, Yes, sir. समझ में आया बेटा सब लोगों को? Yes, अरेंज sir. कर लोगे साइज का ऑर्डर वगैरह में, कोई Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है No, sir. बेटा। यहाँ पे जाके हम लोगों का एटॉमिक साइज खत्म हो जाता है, खत्म इतना होता है. एटॉमिक साइज में लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो ऑर्डर किसका क्या रहेगा, कैसे वेरी करता है? एक्सेप्शन थोड़ा सा था, नोबल गैसेज बड़े साइज के होते हैं क्योंकि वेन डेर रेडियो होता है। एक कौन? गैलियम छोटे साइज का हो Gallium जाता है। plus और कौन? 4d 5d सीरीज का 4D. एलिमेंट का साइज कैसा होता है? नियरली सेम होता है। डी ब्लॉक सीरीज में डी ब्लॉक में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर Decrease कांस्टेंट करता है, होता है, फिर फिर कौन सा इंक्रीज फिर करता है। increase करता है. और कहीं पे ऐसा चेंज नहीं देखने नहीं सुनने को होता. मिलता, बाकी सब जगह रेगुलरली डिक्रीज करता है। एक्चुअली रेगुलरली डिक्रीज सिर्फ एक ही जगह करता है, एफ में। पी में भी ऐसा नहीं होता, पी में पहले डिक्रीज करता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। नोबल गैस सबसे बड़े साइज के मिलते हैं, है कि नहीं? नियॉन जो Yes, होता है वो sir. लिथियम से ही बड़े साइज का होता है। Yes, होता sir. है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि उनके केस में कौन सा रेडियस होगा? वैन डर वाल्स रेडियस होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते नहीं है। तो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में निकालोगे कौन सा रेडियस देखने को मिलेगा? वैन डर वाल्स रेडियस Van देखने der को Waals मिलता है। radius. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, कोई sir. समस्या तो नहीं आप लोगों को? No, sir. इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हाँ बेटा, क्या होगा? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग याद रखना बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड होता है। साइज जो होता है वो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये दोनों आइसोलेटेड के लिए डिफाइंड नहीं नहीं होते. होता है। ये दोनों बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइंड होंगे, किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में डिफाइंड होते हैं। समझे मैंने क्या बोला? थोड़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ सकते हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? सभी को क्लियर होती है बातें? चलो, मान लो हम लोगों के पास में एक एटम है, उसको हम लोग कुछ क्या करेंगे? डेल्टा एच एनर्जी देंगे, वो क्या बन जाएगा बेटा? कटायन। और क्या निकाल देगा? एक इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी आप लोगों ने दिया उसको हम लोग क्या बोले? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं ना, रहा ना? समझ सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जिसका तो जेड इफेक्टिव होगा, इसका जेड इफेक्टिव होगा, वो ऑब्वियसली इसका जेड इफेक्टिव से कम होगा, होगा कि नहीं? जेड Yes, sir. इफेक्टिव प्राइम हो गया ना, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन निकलने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है। अभी बता के आए होंगे पीछे। Yes, तो sir. अगर आप लोग A+ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो A+ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको डेल्टा H प्राइम एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, इसको +2 बना पाओगे, हाँ या ना?
यस इसको सर हम लोग बोलते हैं IP2। 2 और लोग A+2 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो आपको कुछ और एंथैल्पी डेल्टा H डबल प्राइम देना पड़ेगा, तब जाके वो A+3 बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे किसको क्या डिफाइन करेंगे तो हम लोग उसको IP3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो IP3 होगा वो कैसा होगा, IP3 होगा वो ज्यादा होगा IP2 से। IP2 से ज्यादा होता है किससे, IP1 से। IP1 से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में ज्यादा इफेक्टिव क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है, समझे ना। तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट, और सेकंड है ना, सेकंड कैसा होगा, फर्स्ट से भी ज्यादा होता है। समझ में आ यस रहा है आप सर लोगों को, यस कोई सर समस्या नो सर नहीं है, कॉपी करो पहले इसको। होता क्या है, मुझे डेफिनेशन लिखना चाहिए था क्या इसका, सबको पता होगा ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कहने का मतलब एक अकेला एटम के बाहर वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग। देना क्यों पड़ेगा बेटा एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, छुड़ा के लेके आना है, ऐसे है ना। छुड़ा यस के लाएंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना यस पड़ेगा सर बेटा। अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ना है, रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करना है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझे, कोई समझ गए समस्या, नो सर कोई समस्या नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये भी बाद में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कुछ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। मे बी नेक्स्ट स्लाइड जो होगा वो यहाँ अपियर होगा नहीं, आई थिंक सो नहीं होगा। चलो हम लोग बातें करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है ना। मतलब दो बातें हैं, एक तो सबसे पहला साइज। साइज मतलब साइज बोलो तो हम लोग इनडायरेक्टली जेडिफेक्टिव और शील्डिंग की बात कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यस सर डायरेक्टली हम लोग इनडायरेक्टली जेडिफेक्टिव या शील्डिंग की बात कर सकते हैं। तो ये रीजन हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते साइज छोटा होता है, तो जो यस सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज बढ़ता है होता बेटा, है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि साइज जो होता है वो छोटा होता है ना। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास एक एटम है इतना बड़ा, एक एटम मेरे पास इतना बड़ा है, या न्यूक्लियस है, आप लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इस दूर बड़े वाले को निकाल सकते हैं ना बेटा, है यस कि सर नहीं। यस पास में सर होगा तो उसने न्यूक्लियस को नहीं, उसको बेटा बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा होगा ना, निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, जितना यस दूर सर जाएगा उतना आसानी से नहीं निकाल सकते। तो साइज बड़ा होता है, साइज के कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है आयोनाइजेशन ना। पैटर्न साइज यस बढ़ेगा सर तो बेटा आईपी कैसा होता है, कम होता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे, क्या करेंगे तो डाउन द ग्रुप हम लोग आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, डाउन द आयोनाइजेशन ग्रुप आते हैं तो आईपी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है आईपी क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि डिक्रीज साइज करता क्या है हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो था इफेक्टिव और साइज, ये आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंज आता है और डाउन द ग्रुप आने पे क्या चेंज आता है, ठीक है ना बेटा। दूसरा जो फैक्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वो क्या है हम लोगों के पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करेगा बेटा कहाँ कहाँ पे। सबसे पहला टर्म नोबल गैसेस, यहाँ है ना, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6। NP6 इनका जो फॉर्म है कैसा होता है बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो बेटा इनका जो आईपी होता है वो कैसा होता है, आईपी जो होता है वो कैसा होता है बेटा इनका, लो हाईएस्ट इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड, सबसे बड़े साइज के होते हैं, फिर भी इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में। क्यों होता है बेटा, क्यों होता है, स्टेबल है क्योंकि स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। इसके अलावा और किसका ज्यादा होता है बेटा, इसके अलावा आप लोग अगर 15th ग्रुप और 16th को कंपेयर करो, छोटा कौन होता है, छोटा 16th होता है, तो आईपी किसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका होता है, 15 का 15 ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, NH2 NH2 NP3 NP3, ये कैसा होगा, NH2 NP4। NP4 कैसा ऑर्बिटल है बेटा इनके पास में, हाफ हाफ फील्ड फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब ज्यादा स्टेबल स्टेबल, ज्यादा स्टेबल मतलब इनका IP IP1 इनके IP1 से ज्यादा होगा। समझ यस गए सर नहीं समझे क्या, यस सर आर्यन समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं।
अगर आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बचेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या हो जाएगा? ये NH2 NP2, ये क्या हो जाएगा बेटा? NH2 NP3। 3। अब कौन ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा? अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यस होता भी है, ज्यादा स्टेबल भी है। तो IP2 किसका ज्यादा होता है? IP2 किसका ज्यादा होता है? 16th ग्रुप का ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 10th ग्रुप एलिमेंट। समझ सकते हैं ना आप लोग? क्वेश्चन पूछता था बोर्ड लेवल में, पूछता था, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। तो कि IP जो होता है 15th ग्रुप एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो ज्यादा होता है, लेकिन सेकंड जो होता है वो कम होता है 16 से। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे रीजन क्या है? स्टेबिलिटी का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। समझ गए? लिख दिया? लिख लो बेटा जल्दी से। समस्या तो नहीं तुम लोगों को? कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है? इसको आप लोग NCERT से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। क्वेश्चन मॉड्यूल से लगाने, पढ़ना NCERT से, ठीक है? ओके सर। NCERT में खैर 60 के आसपास क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करना है। ओके सर। मुश्किल से 20-25 मिनट के क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन। और क्या चाहते हैं इसके क्वेश्चन? ठीक है ना? मॉड्यूल में तुम्हें मिल जाए 200-400 क्वेश्चन, 500 जो भी मिल जाए सबको एक रात में सॉल्व करना। वो पूरा एक्सरसाइज दूसरे दिन के लिए बचना नहीं चाहिए, तब से होगा जब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? जिस दिन खत्म हो जाए चैप्टर उस दिन रात में मैसेज डाल के सुना कि सर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ओके सर। हो गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। समझ आ रहा है सभी को? तुम लोगों का मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा। क्या हो गया? करंट आ रहा है इसमें? फिर क्या हुआ ऐसा? ऐसे कैसे हुआ? हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ हुआ हो। हाँ, सुनो बेटा सुनो, हो गया ना इतना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरा इफेक्ट क्या है? हाँ, पता नहीं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हम लोगों के पास जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन समझते हैं आप लोग? क्या होता है पेनिट्रेशन? अल्फा बीटा गामा रेंज में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं हम लोग। अल्फा बीटा गामा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है टेंडेंसी टू बी फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस, फाउंड नियर टू, बेटा किसी भी ऑर्बिट का न्यूक्लियस के आसपास में मिलने का टेंडेंसी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी ऑर्बिट का न्यूक्लियस के पास में मिलने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के पास में कौन मिलता है? यस। जिसका n+ हेल कैसा होगा? कम होगा। वो न्यूक्लियस के पास में मिलेगा क्योंकि उसका एनर्जी कम होगा। जिसका n+ हेल ज्यादा होगा वो दूर मिलेगा। तो n+ हेल किसका कम होता है? S का। उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F। अब बात ये बेटा अगर न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो दिक्कत तो होने वाली है, और न्यूक्लियस से दूर से निकालोगे तो जल्दी से निकल जाएगा। थोड़ा जो भी हम लोग जो इफेक्ट जो कंसीडर कर रहे हैं ना आप लोग, उनको करस्पॉन्डिंग मतलब आस पड़ोस वाले नेबरिंग ग्रुप्स में आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा मत करना 15th वालों को 15th का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन मैं ये तो नहीं बोला कि नाइट्रोजन का जो IP होगा फ्लोरीन से ज्यादा होगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां तक ज्यादा ज्यादा चीजें चेंज कर जाती है। हम लोग दो पड़ोसी ग्रुप्स में कंपेयर कर सकते हैं हमेशा, और जो भी कंपेरिजन करोगे किसमें करोगे? तो पड़ोसी ग्रुप्स का करोगे। तो मैं कंपेरिजन किसका करने वाला हूँ बेटा? SPDF इस पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से हम लोगों को चेंज कहाँ देखने को मिलता है? हम लोगों को मिलता है सेकंड ग्रुप में और 13th ग्रुप में। समझे ना? सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1। यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे? S से। यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे? P से। दिक्कत कहाँ से होगी? S से निकालने में। यहाँ से IP कैसा होगा इनका? ज्यादा। इनका IP कैसा होगा?
कम। यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन क्या यहाँ पे? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस। समझ में आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बन गया? NH2। ये क्या बन गया? NH1। किसका आईपी ज्यादा होगा? अरे किसका ज्यादा होगा? इनका ज्यादा होगा। छोटे साइज का स्टेबल भी ज्यादा है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल के 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल? 2। तुमने क्या सुना बेटा? क्यों ज्यादा स्टेबल है पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि उसके पास में कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस क्यों सर। ज्यादा स्टेबल बेटा? ये क्योंकि इसके पास में एस कैसा है? कंप्लीटली फील्ड। ये कैसा फील्ड है? ठीक है ना? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता समझने में? नो सर। कॉपी हो गया? यस सर। अभी तक 3 चेंज आपको देखने को मिला। कहाँ कहाँ पे? आप लोगों से सिंपल बोलूं तो आप लोग बोलोगे जो ऑर्डर होगा वो लिथियम से ज्यादा होगा, किसका? बेरिलियम। बेरिलियम का। ज्यादा होना चाहिए बोरॉन, फिर कार्बन, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर कौन क्लोरीन, होना चाहिए? नियॉन। लेकिन ऑर्डर क्या होता है? और द लिथियम, उससे ज्यादा कौन होता है? बोरॉन। उससे ज्यादा कौन बोरॉन, होता है? बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है ना? कहाँ कहाँ पे चेंज देखने को मिला? इधर और इधर। इधर यहाँ पे किसकी वजह से? यहाँ पे रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। इनका ज्यादा क्यों है? नियॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझे मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कॉपी करो इसको। जैसे तो लकड़ी का है ना, इसमें करंट कैसे आया? हो गया बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, एनी लिखा है, एनी नियॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? बेटा इसके बाद में और भी कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते। कौन सा चेंज देखने को मिलेगा? सबसे पहला चेंज बेटा, एल्यूमिनियम का जो आईपी होता है वो कैसा होता है? कम होता है गैलियम से। ठीक है ना? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एल्यूमिनियम का कैसा होता है बेटा? तो मेरे पीछे बताया ना कि यहाँ पे किसका शील्डिंग काम करता है? यहाँ पे क्या होता है बेटा? पुअर शील्डिंग ऑफ डी। अरे हाँ या ना? यस सर। डी का शील्डिंग अगर पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी ना? यस सर। डी का शील्डिंग कैसा होता है? पुअर होता है। डाउन द ग्रुप आते हैं डी क्या होता है? डाउन द ग्रुप आते हैं आईपी क्या होता है? आईपी डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज ऑर्डर क्या करता होना है। चाहिए? 3D का ज्यादा होना चाहिए, 4D का कम होना चाहिए, 5D का और कम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? 5D का सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है 3D, फिर आता है 4D। एक्चुअल ऑर्डर ये है। ये ऑर्डर कैसा है? गलत। ये किस वजह से बेटा? इनका ज्यादा क्यों हो गया? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। हाँ या ना? सबसे पुअर शील्डिंग तो इन्हीं का होता है। इसकी वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ की वजह से। या फिर आप लोग बोल सकते हो किसकी वजह से? आप लोग बोल सकते हो ड्यू टू लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन। दोनों बातें सही लिख दी जाती है इनके केस में। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई समस्या? कॉपी करो इसको। आईपी समझ गए आप? एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में डाल दिया उसको। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला। ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? यस सर। हो गया। हो गया। यस तो सर। फैक्टर समझ में आ गया ना? पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग किसका इफेक्ट देखे बेटा?
यहाँ पे इफेक्ट देख हम लोग शील्डिंग इफेक्ट है ना, शील्डिंग की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो शील्डिंग Yes, sir. अफेक्ट करता है, पेनेट्रेशन अफेक्ट करता है, साइज अफेक्ट करता है, या रिफ्रैक्टिव Electron. अफेक्ट करता है, समझ गए ना। Yes, इसके sir. अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करता है। Yes, ये sir. मेजर फैक्टर्स हैं, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखना कौन कैसे अफेक्ट करता है। आप लोग बता पाएंगे कि किसके केस में आईपी ज्यादा होगा, किसके केस में कम होने वाला है, समझे ना। Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है ना, No, ठीक है ना। sir. बट कुछ स्लाइड इससे प्ले नहीं होता, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने, है ना, बेकार गई मेरी इसके केस में। देखो बेटा यहाँ पे देखो, आपको साइज का ऑर्डर दिख रहा है, देखो ये वाला मैं भी आपको बता दिया हूँ, है ना। क्या है ना, इन दोनों में कौन का किसका ज्यादा होता है, ये जो ऑर्डर आपको बताया ना। Hmm. डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या कर रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज ही कर रहा है, समझ गए, Yes, sir. ठीक है। Yes, इसके sir. अलावा अगर हम लोग देखें तो एक ये बिहेवियर हम लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग इसको समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखो ये बिहेवियर देख चेंज होने को मिल रहा है, एक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ का पुअर शील्डिंग, समझ रहे हो ना। नट पे Hmm. रिफेक्ट वाला टर्म यहीं पे आके लगता है ना, और यहाँ पे किसका पुअर शील्डिंग, डी का पुअर D शील्डिंग, का. समझ गए ना आप लोग, कोई Yes, दिक्कत, sir. No, sir. ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों के केस में चेंजेस आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। तो ये वाला ऑर्डर आप लोग लिख लो कि इसका कितना होता है, और चाहे तो ग्राफ बना लो, थोड़ा सा आपको जरूरी है, ये ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअल में कितना चेंजेस आ रहा है आईपी में। आपको अरेंज करने के लिए किसी भी ग्रुप को पूछ सकता है वो। तो जहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर अलग मिलता है, मैंने वो ग्राफ सब लोगों को सारे प्रेजेंट कर दिए हैं। हो गया बेटा, बना दिया आप लोग, कोई समस्या नहीं है ना। आर्यन कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम लोगों को कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, रिवाइज हो रहा है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को घर से करके लाना है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और भी होगा तो आप लोग करके करके लाओगे, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ, तुम क्या करोगे यहाँ बैठ के, तुषार तुम्हारे पीछे से शोर आ रहा है। गाने चला के पढ़ रहे हो तुम। हो गया बेटा ये, Yes, sir. या भाई, हाँ चलो कोई बात नहीं है, आ गया ये। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है बेटा ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और क्या Okay. पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, कल होपफुली चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और फिर लोग क्या करेंगे बेटा, नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, वो लंबा चलने वाला है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पैरेलल लेके चलेंगे। 3 डेज ऑर्गेनिक रहेगा, 2 डेज फिजिकल, ठीक है ना। मंडे MWF जैसे भी रहेगा, हम लोग ऑर्गेनिक रख लेंगे, बाकी 2 दिन फिजिकल रख लेंगे। क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे, 2 घंटे के आसपास कर लेंगे, जिससे तुम लोग प्रॉपर तरीके से कर पाओ। होपफुली तुम लोगों की किस्मत अच्छी रही तो शायद 2 महीने तो एग्जाम पोस्टपोन हो गई। परसों की न्यूज थी 45 से 60 दिन बोर्ड के एग्जाम को पीछे कर रहे हैं, तो बोर्ड का एग्जाम पीछे होगा तो तुम लोगों का भी होपफुली वो नहीं है पीछे। तो देखो क्या होता है, तब तक सर न्यूज नहीं आता कुछ, तो हम लोग बेटा ऐसे ही चलना पड़ेगा हम लोगों को जल्दी जल्दी। हाँ सर टेस्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी आएगा। टेस्ट में बेटा जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ। हाँ सर। हाँ तो उसमें जो भी है बेटा वो आप दीजिए, लेकिन इस
सैटरडे को टेस्ट होगा तुम लोगों का। इस सैटरडे जो टेस्ट होगा उस सैटरडे वाले टेस्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल को भी शामिल कर लेते हैं। तो 4 चैप्टर आएंगे, मोल 1, मोल 2, एटॉमिक और पीरियोडिक टेबल। सैटरडे को हम लोग सेंटर पे आके 3 घंटे के लिए टेस्ट दे जाना। अनुष्का है जो दूर से दिल्ली से नहीं आ सकते, बाकी लोग आ सकते हैं ना, आर्यन तुम भी आ सकते हो, तुषार भी आ सकते हैं। तो सैटरडे को एक दिन जो लोग नहीं आ पाते हैं रेगुलर क्लास के लिए, सैटरडे को टेस्ट देने आप लोग आ ही जाना एटलीस्ट, है ना। सर उसमें स्ट्रक्चर और पीरियड टेबल आएगा? हाँ, उसमें स्ट्रक्चर भी आएगा, पीरियोडिक टेबल भी आएगा। 25 क्वेश्चन जैसा IIT पैटर्न होता है सेम आपको मिलेगा ठीक ठाक से, ठीक है, इसी सैटरडे को, ठीक सर है ना। एक बार भेज दीजिएगा, उसमें सिर्फ मूल कंसेप्ट लिखा है। वो बेटा ऑनलाइन के लिए लिखा है। जो ऑनलाइन टेस्ट तुम लोगों का होना है ना तक्षशिला के पोर्टल पर, जो ऑनलाइन टेस्ट है वो अलग रहेगा, उसका तुम्हें टाइम जो मिला है ऑनलाइन के लिए लिखा होगा, जो वहाँ पे भेजा है स्टोइकियोमेट्री वाला टर्म ना, सर नहीं बोला होगा ना, स्टोइकियोमेट्री आ रहा है वो ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। उसके लिए Yes, आईडी sir. पासवर्ड वगैरह कुछ मिला होगा ना ऑनलाइन देने के लिए, Yes, sir. तो उससे आप दीजिए वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, आईडी पासवर्ड आपको दिया होगा उससे दे दीजिए, ठीक है ना, समझ गए। बाकी ऑफलाइन में जो हम लोग एग्जाम लेंगे, ऑफलाइन में आपको 4 चैप्टर्स मिलेगा, तो चारों की Okay. तैयारी करके आइए। सैटरडे को जो टेस्ट रहेगा, कल हम लोग Okay. इसको खत्म कर ही लेंगे होपफुली, ठीक है बेटा, Okay, sir. ठीक है।